मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से तारुफ करवा देती हूं। अनिल गोयल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रियंका पासवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरएसएस समर्थक निरंजन पोद्दार साहब उपस्थित है हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। यश भारतीय जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जनेंद्र आर्य जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत निरंजन पोद्दार साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी। इंद्रेश कुमार ने पहले बीजेपी को अहंकारी बता दिया, प्रभु श्री राम ने उन्हें दंड दिया है ये कह दिया, और अब यूटर्न मार लिया। क्यों? क्या कोई दबाव आ गया था ऊपर से? आपको इस सब चीज से आपको संघ के बारे में जानना। संघ आप इसलिए नीति नहीं करता, संघ केवल संस्कार और जिसको कहते हैं के आधार व्यक्तियों का निर्माण करता है और उन व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्र पुनरुत्थान के अभियान के अंदर संघ है। और इस चीज के अंदर आप ये मानिए व्यक्ति उसके अंदर राजनीतिक काम करता है, कोई व्यक्ति संघ के विचारों से, कोई व्यक्ति मीडिया में, कोई व्यक्ति मजदूरों में काम करता है, कोई व्यक्ति स्वास्थ्य में काम करता है, कोई व्यक्ति शिक्षा में काम करता है। ये तमाम संघ का काम ये है व्यक्ति निर्माण करने का। और व्यक्ति निर्माण इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति का जिसमें संस्कार और संस्कृति मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। केवल संघ का इतना जब भी कहीं कोई या कोई संगठन या कोई भी समाज का अंग अगर इधर उधर कहीं उसके अंदर लगता है संघ को कि भाई इनको कुछ ना कुछ नसीहत तो देने की आवश्यकता है या इनको कोई सलाह देने की आवश्यकता है, तो संघ उस समय रह नहीं, वो तो सही बात है। सलाह समय समय पर संघ देता रहता है, बीजेपी उसे माने ना माने वो अलग बात है। लेकिन इंद्रेश कुमार का, रतन शारदा का ऑर्गेनाइजर में आपने वो बयान पढ़ा ही होगा, इससे क्या पता लग रहा है सर? आरएसएस और बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं है, यही कहा जाए? और तब एक बार कह ही दी कोई बात तो उसके बाद यू टर्न लेने की जरूरत क्या थी? यानी कि क्या माना जाए, जो पहले बात कही थी वो सही थी या जो बाद में कही वो सही थी? नहीं, देखिए ऐसा है कि इंद्रेश जी ने जो अपने विचार रखे या मोहन भागवत जी ने जो अपने विचार रखे, ये निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए ये उसी तरह है जैसे एक अभिभावक अपने बच्चों को पुचकारता भी है और उसको फटकारता भी है। अब उसके बाद में ये है कि जो समझने वाले हैं उनके अपना अपना दृष्टिकोण है। शिल्पा जी, कोई गिलास को आधा खाली समझता है, कोई गिलास को आधा भरा हुआ समझता है, लेकिन गिलास की वस्तु स्थिति और परिस्थिति सेम होती है, यानी कि उसके अंदर आधा पानी होता है, वो देखने वाला का दृष्टिकोण होता है। बल्कि मैं तो इसको एक चीज और कहता हूँ शिल्पा जी, आप ये मान के चलिए कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर आज की तारीख में है जिसको कोई नसीहत भी दे सकता है और वो उसको शांति से सुनते भी हैं और उसके ऊपर विचार भी करते हैं। अन्यथा मुझे एक बात बताइए, जितनी भी पार्टियां हैं उनके शीर्ष नेतृत्व को कोई उनके ही संभाग से उनके ही कोई अभिभावक या उनके जो गार्जियन माने जाते हैं, क्या वो उनको कोई सलाह दे सकते हैं? और अगर उन्होंने किसी ने कुछ ऐसा कह दिया और उसके बाद में वो राजनीतिक रूप से जीवित रह सकता है, राजनीतिक रूप से उसका अस्तित्व बचेगा? अगर आज कोई अखिलेश जी को कुछ नसीहत दे देगा या राहुल जी को नसीहत दे देगा, उसके बाद में वो कांग्रेस के अंदर रह सकता है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि निश्चित रूप से इसके अंदर आपको इस चीज को आधा गिलास भरे के दृष्टिकोण यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और आपने जो कहा कि इंद्रेश जी ने बयान दिया और फिर वो अपने बयान से बदल गए, देखिए इंद्रेश जी ने हो सकता है आप अपने बयान को फाइन करके बताया हो कि भाई जो राम के साथ है, ये तो उन्होंने पूर्व बयान में भी कहा कि जो राम के साथ है, लेकिन जिनमें थोड़ा सा अहंकार आ गया था, यानी कि उनको लगा कि भाई कहीं ना कहीं संगठन, लेकिन डैमेज तो तब तक हो चुका था दुनिया के सामने। तो बीजेपी और आरएसएस के बीच की अंदरूनी जो लड़ाई थी वो जगजाहिर हो गई थी। जुड़े हुए निरंजन पोद्दार साहब, आपने सुना दिनेश शर्मा जी को, पोद्दार साहब, इसलिए तो ताज्जुब हो रहा है कि अगर यूपी को छोड़ देते एक बार को, बाकी राज्यों में आरएसएस की मदद से, उसके सपोर्ट से बीजेपी अगर अच्छा प्रदर्शन कर पाई है, तो फिर ये बयानबाजियां क्यों? समझना चाहेंगे आपसे। देखिए शिल्पा जी, निश्चित रूप से जो अभी दिनेश शर्मा जी कह रहे थे, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। वास्तविकता ये है कि बहुत सारे लोग आरएसएस को जानते हैं। आज सबसे पहले तो आपने अपने टेलीविजन पे बोला आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिए। मेरा ये मानना है कि
आरएसएस कोई संगठन नहीं है, आरएसएस एक संघ है और आरएसएस कोई सामाजिक संगठन नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संघ है। राष्ट्रवादी संघ इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी भी कोई आरएसएस का जो कार्यकर्ता होता है, आरएसएस का स्वयं सेवक होता है, ना उसका कहीं अपॉइंटमेंट होता है, ना कहीं उसका कोई रिजाइन होता है, ना उसका कोई, आप ये समझ लीजिए जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन होता है। आरएसएस का एक ही मंत्र है कि जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट करके भरी है, जिस व्यक्ति का मंत्र ये है कि तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, वो व्यक्ति आरएसएस का कार्यकर्ता माना जाएगा, वो व्यक्ति इस संघ का एक पार्ट माना जाएगा, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, आप इस चीज को भी समझ लीजिए, आरएसएस कोई राजनीति नहीं करता, आरएसएस कोई सत्ता के लिए काम नहीं करता, आरएसएस ना कभी आरएसएस आदेश देता है, आरएसएस निर्देश जरूर देता है। दोनों चीजों का फर्क डालिए, आपको जब फर्क डालेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आरएसएस निर्देश तो देता है लेकिन आदेश नहीं देता। आदेश जो राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने संगठन के अंदर वो आदेश भी देते हैं, निर्देश भी देते हैं, लेकिन संघ कभी किसी प्रकार की कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई आदेश नहीं देता है, और या किसी भी संगठन को कोई आदेश नहीं देता, इस चीज को भी मान के चलिए। तो और दूसरी बात, तीसरी बात, सबसे बड़ी बात आरएसएस के बारे में बता रहा हूँ। आरएसएस सत्ता को साधन नहीं, सत्ता को राष्ट्र निर्माण का साधन मानता है, सत्ता को सुख भोगने का माध्यम नहीं मानता है। तो इस चीज को भी आप समझते चलिए, क्योंकि आरएसएस का ही कार्यकर्ता है जो अपने घर से रोटी खा के जाता है, जो अपना खुद का किराया लगा करके जाता है, लेकिन काम राष्ट्र के लिए करता है। और ना उसको इस चीज से मतलब है कि मुझे कहीं प्रचार मिले। आपने किसी आरएसएस के कार्यकर्ता को कहीं टीवी में इंटरव्यू नहीं देते हुए देखा होगा, ना कभी कोई अखबार में उसको कोई छपास की बीमारी है, ना कहीं उसको किसी प्रकार की नहीं। वो धरातल पे रह करके केवल और केवल माँ भारती के लिए काम करना पसंद करता है, वो आरएसएस का कार्यकर्ता। अब इसके अंदर जो राजनीतिक व्यक्ति है, जो राजनीतिक लोग हैं या मीडिया के लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से इसका गुनाभाग और अपनी जिसको कहते हैं जो उनकी राजनीतिक दुकानदारी है, उस दुकानदारी को वो मूल्यांकन करते हैं। दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि जो घमंड वाला बयान है, देखिए ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति है, आरएसएस के अंदर भी एक व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक संगठन है उसके अंदर भी एक व्यक्ति है। और जब कोई व्यक्ति काम करता है, जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ काम करता है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती है। श्रेष्ठ के अंदर भी आप ये ठीक है, और उन्हीं त्रुटियों को दूर करने का काम समय समय पर आरएसएस करती आई है। ठीक है, आपका निर्देश हो तो मैं कंप्लीट कर दूं। हाँ सर, 10 सेकंड, ठीक है, उसके बाद दिनेश जी आ रही हूँ आपके पास। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि श्रेष्ठ के साथ अपशिष्ट भी होता है, यानी कि जब हम नहाते हैं तो हमारे यहाँ हमारे शरीर से मैल भी छूटता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रह करके जब आदमी को लगता है कि कहीं पथ हमारा बदल न जाए, तो इसलिए वो सही मार्ग भी दिखाता है। इसको अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप अपने हिसाब से विश्लेषण करें, लेकिन वास्तविकता ये है कि आरएसएस केवल और केवल राष्ट्र व्यक्ति निर्माण करता है, और वो व्यक्ति जाकर के भारतीय जनता पार्टी के तहत राजनीति करे या छात्र इकाई में जाकर के छात्रों के अंदर अपना जिसको कहते हैं राष्ट्रवाद बढ़ाए, चाहे मजदूर संघ में जाकर के करे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श बाल विद्या मंदिर के तहत करे, चाहे वो आदिवासी कल्याण परिषद के तहत आदिवासी। ठीक है, फिर बात माननी चाहिए। चलिए ठीक है, पोद्दार साहब 10 सेकंड में आपका एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। फिर सबका साथ सबका विकास कैसे? देखिए शिल्पा जी, कभी किसी ने किसी को पानी नहीं पिलाया हो, वो प्याऊ के बारे में क्या जानेगा। ये जो जिस तरीके से करे ये कल्याण वो कल्याण, आपको पता है कितने लोगों को कन्वर्ट होने से, ईसाई धर्म के अंदर आदिवासियों को कन्वर्ट होने से आरएसएस से, आपको पता है उनका कितना कल्याण किया। कभी आदिवासी क्षेत्र के अंदर के पास रसद की कमी थी, बीजेपी प्रत्याशी के लिए यहाँ तक कह दिया गया था कि भाई उन्होंने वहाँ लोगों पर जुल्म किया है और इसीलिए प्रभु श्री राम के प्रकोप का उन्हें सामना करना पड़ा। पोद्दार साहब, फाइनल कमेंट्स आपका। असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देखिए शिल्पा जी, मैं खड़गे जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार है। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अभी 4-5 दिन पहले भारत और पाकिस्तान के 2020 मैच हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तान ने भारत को 119 रनों के ऊपर रोक दिया और उसके बाद में 6 रन से पाकिस्तान हार गया। उसके बाद में अगर पाकिस्तान कहेगी ये भारत की नैतिक हार है क्योंकि हमने उसको 119 पे रोक दिया, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नैतिक हार बता रही है, ये नैतिक हार उसी तरीके की है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, केवल 30 सीटें इधर से उधर चली गई, जिसके अंदर ईवीएम भी ठीक होगी, जिसके अंदर देश का लोकतंत्र भी जीवंत हो गया, जिसके अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी सारी की सारी न्यूट्रल हो गई, सुप्रीम कोर्ट भी न्यूट्रल हो गया। तो भाई अगर 30 सीटों की लड़ाई थी तो आप पहले ही बता देते।
कि 30 सीटें तो शायद हो सकता है आपको पहले कोई कॉम्प्रोमाइज के तहत भी दी जा सकती थी, लेकिन वास्तविकता क्या है कि देश को केवल और केवल भरमाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। चलिए, आपने देखा होगा अभी भी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। अरे भाई, चलिए, आप अब जीत बातें किसकी सिर्फ और जानवरों किसकी के किस आए पर हैं पड़ेगा, कि- असल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।